हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सविता। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम वैदिक युगीन शिक्षा का टॉपिक कवर करेंगे। इससे पहले बीएड फर्स्ट ईयर की 3 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर हम अवध यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर ये एक बात है कि आज की जो हमारी क्लास है इसमें वैदिक शिक्षा के बारे में सारी चीज़ें एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर देखिए, वैदिक युग की शिक्षा का अर्थ की बात करें तो वैदिक साहित्य में शिक्षा से तात्पर्य विद्या, ज्ञान, बोध और विनय से होता था। मतलब यह है कि वैदिक साहित्य में शिक्षा का जो अर्थ है वो विद्या, ज्ञान, बोध और विनय से लिया जाता था। अर्थात वेदों के अनुसार शिक्षा का अर्थ ज्ञान या विद्या की प्राप्ति करना, या फिर इसका उद्देश्य जो है शिक्षा का, ये आत्मानुभूति एवं आत्मबोध करना था। प्राचीन भारतीयों ने भी शिक्षा शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में किया है। एक है सीमित अर्थ में और दूसरा है व्यापक अर्थ में। सीमित या संकुचित अर्थ में शिक्षा का तात्पर्य उस शिक्षा से है जो व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पहले शिष्य रूप में अपने गुरु से प्राप्त होती थी। मतलब एक ऐसी शिक्षा जो फॉर्मल रूप में दी जाती थी विद्यालय में गुरु के द्वारा। ये है सीमित अर्थ में शिक्षा का अर्थ। और व्यापक अर्थ में देखिए तो व्यापक अर्थ में शिक्षा से तात्पर्य व्यक्ति को सभ्य एवं उन्नत बनाना था। अतः इस दृष्टि से शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया थी। यानी कि शिक्षा जो है ये कभी भी समाप्त नहीं होती है, ये जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो यहाँ पर ये शिक्षा का व्यापक अर्थ माना जाता है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ परिभाषाएं हैं। आर के मुखर्जी के अनुसार कहा गया है कि प्राचीनतम वैदिक काल के जन्म से ही भारतीय साहित्य पूर्ण रूपेण धर्म से प्रभावित दिखता है। वैदिक युग में धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष को जीवन का प्रमुख आधार माना जाता था तथा जीवन का एकमात्र उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति था। वैदिक काल में जीवन 2 प्रकार की विद्याओं, परा व अपरा विद्या में बांटा गया था, जिसको हमने पहली क्लास में कंप्लीट कर ली है, परा और अपरा विद्या। आप इस क्लास को ज़रूर देखिएगा, आपको इसका अर्थ अच्छे से समझ आएगा कि परा विद्या और अपरा विद्या क्या होती है। अब आगे चलते हैं। वैदिक युगीन शिक्षा की विशेषताएं देखते हैं कि कितनी विशेषताएं थी। देखिए, पहला है शिक्षा प्रणाली। वैदिक काल में छात्र माता पिता से अलग गुरु के घर अर्थात गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। गुरु मौखिक प्रवचन द्वारा शिक्षा प्रदान करते थे और छात्र सुनने के पश्चात मनन या चिंतन करते थे। दूसरा है शिक्षण संस्थाएं। शिक्षण प्रदान करने का तात्पर्य जो कार्य है ये गुरुकुल या फिर ऋषि आश्रम में किया जाता था। पहले के इस टाइम में स्कूल नहीं हुआ करते थे, तो वहाँ पर बच्चों को जो शिक्षा दी जाती थी वो गुरुकुल में या फिर ऋषि मुनियों के आश्रम में शिक्षा प्रदान की जाती थी। वैदिक काल में गुरुकुल प्रणाली ही प्रचलित होती थी। गुरुकुल प्रायः शांत वातावरण में स्थित होते थे, इसलिए ये नगरों से काफ़ी दूर या शांत और स्वच्छ वातावरण में बनाए जाते थे। गुरु को छात्र का आध्यात्मिक पिता माना जाता था। गुरुकुलों के अतिरिक्त परिषद, सम्मेलन तथा ऋषि आश्रमों में भी शिक्षा दी जाती थी। परिषद जो है ये उच्च शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। आगे देखिए, तीसरा है पाठ्यक्रम। यानी कि पाठ्यक्रम में राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र, व्याकरण, ज्योतिष एवं तर्क विज्ञान को भी शामिल किया गया था। नृत्य, कला, संगीत व अभिनय आदि को भी स्थान दिया गया था। स्वास्थ्य शिक्षा का पाठ्यक्रम में विशेष स्थान होता था। ये सारे वैदिक युग में इतने सारे विषय, हमें इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब देखिए, परीक्षाएं किस प्रकार से होती थी वैदिक काल में। परीक्षाएं मौखिक रूप से में प्रतिदिन होती थी। दूसरा पाठ पढ़ाने से पहले पढ़ाए गए पाठ की मौखिक परीक्षा ली जाती थी। वहाँ पर पेपर पेंसिल के द्वारा परीक्षा नहीं ली जाती थी। कहने का मतलब ये है कि जब एक विषय, जो एक टॉपिक है, वो अगर गुरु पढ़ा देते थे तो दूसरे दिन पहले जो विषय पढ़ाए थे उसका हमें परीक्षा लेते थे, फिर बाद में दूसरा पाठ पढ़ाते थे। आगे देखिए, पांचवा है अनुशासन। गुरुकुल में छात्र
पिता पुत्र की तरह रहते थे, इसलिए छात्र आत्म अनुशासित होते थे। दंड केवल छात्रों को प्रायश्चित स्वरूप दिया जाता था। स्व अनुशासन की प्रथा थी। छात्र गुरु के प्रति आज्ञाकारी व विनम्र होते थे। अगला है स्त्री शिक्षा। वैदिक युग में स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। वे बिना किसी भेदभाव के शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। उन्हें भी पुरुषों के समान समस्त शिक्षा के अधिकार प्राप्त थे। आगे देखिए गुरु शिष्य संबंध कैसा था। तो वैदिक युग में गुरु व शिष्य का संबंध अत्यंत निकटता व घनिष्ठता का होता था। दोनों एक परिवार के सदस्य के रूप में रहते थे। छात्र गुरु के प्रति बड़ी श्रद्धा व सेवा भाव रखते थे। आगे है उपनयन संस्कार। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैदिक शिक्षा कालीन का एक जो विशेषता है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। देखिए उपनयन संस्कार में क्या होता था। ये संस्कार प्रत्येक वर्ग के छात्र के लिए अनिवार्य था, परंतु शूद्रों का उपनयन संस्कार नहीं होता था। मतलब जो बच्चे शूद्र परिवार में जन्म लेते थे उनका उपनयन संस्कार नहीं कराया जाता था। यह संस्कार उस समय होता था जब छात्र गुरु के संरक्षण में वैदिक शिक्षा आरंभ करता था। उपनयन का शाब्दिक अर्थ होता है पास ले जाना, यानी कि बालक जब पढ़ने के लायक हो जाता था, उसकी उम्र विद्यालय में एडमिशन करवाने की जब होती थी तो उसे गुरु के पास ले जाया जाता था। इसी को उपनयन कहते हैं, यानी कि उपनयन का अर्थ ही होता है पास ले जाना। बालक गुरु से प्रार्थना करता था वहाँ पर कि मैं ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करने आपके पास आया हूँ, मुझे ब्रह्मचारी बनने दो। गुरुजी पूछते थे तुम किसके ब्रह्मचारी हो। तो बालक उत्तर देता था कि मैं आपका ब्रह्मचारी हूँ। अभिभावक छात्र को गुरु को समर्पित कर देते थे। मतलब जब बच्चे को अपने अभिभावक लेकर जाते थे गुरु के पास तो फिर से वहीं पर छोड़ देते थे, वापस घर नहीं लाते थे जब तक बच्चों की शिक्षा जो है वो पूरी ना हो जाए। आगे देखिए उपनयन संस्कार से पहले छात्र जो है ये शूद्र कहलाता था तथा इस संस्कार के बाद द्विज, मतलब अगर जब उपनयन संस्कार हो जाता था बच्चे का तब वह द्विज कहलाता था, और जब तक उपनयन संस्कार नहीं होता था उसके पहले छात्र को शूद्र कहा जाता था। गुरु छात्र से को पहले गायत्री मंत्र का उपदेश देता था और इसके बाद उसे शिक्षा का ज्ञान देना आरंभ करता था। उपनयन संस्कार की आयु ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्यों के लिए 8, 10 तथा 12 वर्ष थी। अध्ययन काल की साधारण अवधि 12 वर्ष थी। 24 से 25 वर्ष की आयु तक अध्ययन पूरा करके ब्रह्मचारी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने योग्य हो जाता था। मतलब जब बालक 24-25 वर्ष की आयु में आ जाता था तब उसकी शिक्षा पूरी हो जाती थी और वह ब्रह्मचारी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश ले लेता था। अब देखिए वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं। पहला है धार्मिकता को बढ़ावा देना। इस युग में छात्रों को धार्मिक ग्रंथ पढ़ाए जाते थे और उनका अनुसरण करने के लिए कहा जाता था, जिससे छात्रों के अंदर धार्मिक गुणों का विकास हो सके। दूसरा है ब्राह्मण ग्रंथों का अनुसरण करना। इस युग में छात्रों को ब्राह्मण के द्वारा लिखे गए ग्रंथों का अध्ययन कराया जाता था, साथ ही उनके अनुसरण पर भी जोर दिया जाता था। अगला है चरित्र निर्माण करना। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य छात्रों का चरित्र निर्माण करना था, जिससे वह समाज में अपना मान सम्मान बढ़ा सके। आगे देखिए संस्कृति का संरक्षण करना। छात्रों को भारतीय संस्कृति का ज्ञान प्रदान करना किया जाता था। उन्हें अपनी संस्कृति की किस प्रकार से उन्हें रक्षा करना है और अपनी संस्कृति को किस प्रकार आगे बढ़ाना है, इसके विषय में ज्ञान दिया जाता था, जिससे छात्र अपनी संस्कृति की रक्षा कर सकें। आगे है नैतिक मूल्यों का ज्ञान कराना। उत्तर वैदिक युग में छात्रों को नैतिक मूल्यों का ज्ञान प्रदान किया जाता था, जिससे छात्रों के अंदर दूसरों का सम्मान व आदर करने का गुण तथा दूसरों की मदद करने का गुण उत्पन्न हो सके। ये नैतिक मूल्य थे हमारे।
तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा वैदिक कालीन के बारे में। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली क्लास में। अगर आपने लाइक शेयर नहीं किया है तो कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आएगी, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।